अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। टॉपिक हमारा है, हम बात करते हैं फैटी चेंज नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन, reversible injury. The two main morphological correlates with reversible change are cellular swelling and fatty change. हमने रिवर्सिबल इंजरी में बात की थी। यहाँ पर कुछ दो ऐसी आपके पास इसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी दो बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक कहते हैं सेलुलर स्वेलिंग और एक कहते हैं फैटी चेंज। सेलुलर स्वेलिंग क्या होता है? कहते हैं ये इज़ द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयन पम्प्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी आपके पास जो आयन पम्प्स मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि उनके लिए एटीपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो फेल हो जाए, अगर वो डैमेज हो जाए, काम ना कर सके आसानी से, तो उसकी वजह से सेल्स के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सेल सूज जाता है। फैटी चेंज अकर इन हाइपोक्सिक। फैटी चेंज जो कि मोस्टली देखा जाता है कहाँ पर, हाइपोक्सिक के अंदर। हाइपोक्सिक आपके पास एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम कहते हैं कि जब व्हेन देयर इज़ अ डिप्रिवेटिव ऑफ द ऑक्सीजन, जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बड़ी कम हो जाती है टिश्यू लेवल के अंदर, या ऐसी जगह आपके पास ऐसा आप कहते हो कि रीजन है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई ऑर्गन है, या कोई ऐसा भी आपके पास जो टारगेटेड साइट है, वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार आपके पास कम हो, तो उसे हम हाइपोक्सिक कहते हैं। टॉक्सिक है आपके पास, कहता है या होगा वो टॉक्सिक होगा, या हम बात करेंगे मेटाबॉलिक इंजरीज़ की। अक्सर मेटाबॉलिज्म की वजह से कोई इंजरीज आ जाती है, डैमेज आ जाता है उसकी वजह से। एंड मैनिफेस्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ स्मॉल लार्ज लिपिड वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और इसके साथ साथ कहते ही चलता रहता है कि आपके पास इसमें क्या होता है, जब आपको कुछ स्मॉल, कुछ छोटे और कुछ बड़े आपको लिपिड वैक्यूल्स, लिपिड जो आपके पास फैटी मटेरियल्स जो होते हैं, फैट से बने हुए चिकनाई के जो आपके पास वो होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स बन जाते हैं। वैक्यूल्स आपके पास जैसे कि हम कहते हैं वेसल्स बन जाना, आपके पास एक ऐसा उभार सा बनना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम बात कर, ये हमने जो ये बात की है, ये हमने बात की है कि आपके पास सेल इंजरी के अंदर मॉर्फोलॉजी जो आपके पास आती है, जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं वहाँ पर, उसमें हमने इनकी डिस्कशन की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यही फैटी चेंजेस के बारे में। ये कहता है कि प्रिंसिपली इनकाउंटर्ड इन सेल्स। इसके अलावा कहते हैं इनको जो सेल्स जो ये सेल्स को, ये जो जिन असूल्स के तौर पर ये उनके ऊपर काम करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन फैट मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ ये क्या करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना काम करता है। हेपेटोसाइट्स हैं आपके पास जो कि लिवर के सेल्स होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स हैं आपके पास, हार्ट से रिलेटेड, एंड इज़ आल्सो रिवर्सिबल। और ये भी तमाम प्रोसेस आपके पास क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि मतलब इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन दोबारा से अपने जो आपकी जो ओरिजिनल कंडीशन होगी सेल की, वो उसको अपनी असली हालत में वापस ला सकता है। आर फैटी चेंज, अच्छा फैटी चेंज के बारे में एक दूसरी बात भी आप ये कह सकते हो, इसे हम एस्टियोटोसिस भी कहते हैं। मतलब कि आपके पास जब कहते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल एकोमोलेशन हो जाए, किसकी, ट्राइग्लिसराइड्स की, टीजी की, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपके पास। कहते हैं जब ये मतलब एबनॉर्मली सही तरीके से ये क्या हो, सही तरीके से ये किसी भी जगह पर अपने आप को ना रख पाएँ, ये ट्राइग्लिसराइड्स, ये टीजी मॉलिक्यूल्स कहाँ पर, विद इन पैरेन्काइमल सेल्स, पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर। अच्छा, पैरेन्काइमल सेल्स आपके पास कौन से सेल्स होते हैं, ये आपके पास इनके बारे में ये बात कर रहे हैं हमारे पास कि ऐसे सेल्स हैं जो कि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गन के। जैसे कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल आपका जो लंग सेल है, लंग सेल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास इसके अंदर होती है रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अहम चीज़ क्या है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द टू गैसेस विच अकर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपका जो लिवर सेल्स हैं, ये जो आपके हेपेटोसाइट सेल्स हैं जो लिवर के, ये क्या करते हैं, आपके ब्लड को क्लीन करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन के सेल्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ काम करने पर आपके ब्रेन को आमादा करते हैं। तो इस ये पैरेन्काइमल सेल्स बिल्कुल इस तरह के सेल्स हैं आपके पास, एक इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो कहता है जब भी इन आपके पास ये स्पॉन्जी टाइप के सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी मतलब बिल्कुल आपके पास सॉफ्ट टाइप के ये आपके पास सेल्स ये होते हैं।
अगर कहते हैं इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स टीजी जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर एबनॉर्मली सही तरीके से नहीं हैं, ये नॉर्मली बात नहीं कर रहा, अगर वो एबनॉर्मल वहाँ पर आपके पास कम्युलेट हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं फैटी चेंज और इसे आप स्टेटोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट अब कहते हैं कि कौन कौन से आर्गन्स को ये टारगेट करेंगे, कौन कौन से ऐसे आपके पास अज़ा हैं जिनको ये टारगेट कर सकता है। लिवर को ये करेगा, उसमें कॉमनली भी उसको वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे और जो आपके पास जो सारे इसके अंदर जो ऑर्गन है, जैसे कि ये लिवर मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं किसके अंदर, फैट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फैटी मटीरियल से रिलेटेड। इसके अलावा हार्ट है आपके पास, मसल है, किडनी है, तो ये तमाम आर्गन्स यहाँ पर आपको ये फैटी चेंज जो है वो आसानी से नज़र आ सकता है। एक डायग्राम है आपके पास रिवर्सिबल इंजरी की ही। लास्ट लेक्चर में आपको पिछले जो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये बात डिस्कशन की थी कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकल अल्ट्रेशंस होती हैं इन आपके पास जिन सेल्स के अंदर आपको रिवर्सिबल चेंज नज़र आता है। रिवर्सिबल इंजरी की जो हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो वो पॉइंट्स आपके पास इस इमेज से रिलेटेड आपके आते हैं। यहाँ पर ये इमेज डिस्कस करने का मकसद ये है कि चूँकि आपको यहाँ पर हम ये बात करें ना कि स्वेलिंग ऑफ सेल्स की जो उन्होंने बात की है, तो आपको वो थोड़ा सा आपका जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी वो पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए। यहाँ पर कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ द इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स, जितने भी जो आपके पास सेल्स के अंदर की जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेनस जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर आकर क्या होते हैं, एग्रीगेट एक हजूम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग का मतलब ये है, ये जो आपको मिड में बता रहे हैं इसका मतलब है ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम जो कि स्वेल हो चुका है, सूज चुका है। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ राइबोसोम्स, ये जो आपको इसके अंदर डॉटेड पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, डॉट बने हुए, इसका मतलब ये कि ये डिस्पर्स हो चुके हैं। डिस्पर्स का मतलब ये कि ये आपके पास तमाम जगह पर क्या हो चुके हैं, इस वक्त ये तमाम जगह पर फैल चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्वेल हो चुका है। स्मॉल डेंसिटीज़, इनके अंदर कुछ आपको जो है वो डेंसिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ आपको स्पेस नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर आपको इनके अंदर कुछ खाली हिस्से नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऑटोफैगी बाय लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की मदद से ऑटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटेंट, ये जितना भी जो न्यूक्लियर क्रोमेटेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर वो आपस में उन्होंने क्लम्स एक हजूम मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। इसके अलावा ये आपके पास है जनरलाइज स्वेलिंग, ये जो सारी जो बात कर रहे हैं होल के पूरे सेल्स के अंदर एक तरह की स्वेलिंग होना जब स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉप में इन्होंने बताया है ब्लम्स, यहाँ पर भी मतलब एक उभार बनना स्टार्ट हो जाता है, एक आउट की जगह बाहर की जगह आपको जो है वो वहाँ से जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तमाम एबनॉर्मेलिटी है और वो तभी होगी जब व्हेन देयर इज़ अ कंडीशन अकर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल इंजरी। काजेस, वजह क्या हैं आपके पास जो हम कहते हैं कि फैटी चेंज होता है। टॉक्सिन्स, अगर टॉक्सिन्स हैं आपके पास, जहरीली अशिया का इस्तेमाल हो रहा है उनकी वजह से। अल्कोहल अब्यूज़, ये जो शराब नोशी जो करते हैं। डीएम का यहाँ पे मतलब है आपके पास एक कंडीशन होती है डायबिटीज़, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें आपके पास एक उनकी एक टाइप आती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, डीएम उनको कहते हैं। डायबिटीज़ में आपके पास आ जाता है कि अगर ये एक तरह की नॉन अल्कोलेटिक आपके पास फैटी लिवर डिजीज़ भी है, मतलब एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें आपका जो फैट जो है उसके अंदर जो आपके पास जो आपका लिवर है, लिवर जो आपका जिगर है उसके अंदर फैटी मटेरियल जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जो है वो अल्कोहल यानी कि जो नशीली चीज़ें हैं, नशावर जो आपके पास अद्वियात हैं या आप शराब नोशी कर रहे हैं तो तभी ये हो रहा है, ज़रूरी नहीं है ये। इसके अलावा भी ये कंडीशन जो वो डेवलप होती है डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और ये अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस जिनकी मैंने बात की है, इन पेशेंट्स के अंदर ये होता है। इनका लिवर जो है उनके अंदर फैटी मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, इसके अलावा कहते हैं प्रोटीन की मतलब जो उसकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात होती है अगर उसके अंदर कमी है, ज़ाहिरी बात है आप कोई ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसे खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें आपको प्रोटीन इनटेक जो है वो लो है, आप प्रोटीन को कम ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, अपने खुराक के अंदर, उसकी वजह से। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा।
एनॉक्सिया, एनॉक्सिया भी वही कंडीशन है आपके पास जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। आपके पास जितने भी जो आपके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वह जिनके लिए हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना ज़रूरी है, वहाँ जहाँ पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो तमाम प्रोसेस है वो होते हैं, अगर वहाँ पर आपके पास जो है वो तमाम जो टिश्यूज़ हैं जो सेल्स हैं वहाँ पर आपको क्या हो, आपके पास जो ऑक्सीजन की मकदार है वो बहुत कम है, लो है, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। फैटी चेंज इन लिवर, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम में देखिए वो जो ये ऐसा लिवर है, इन्होंने ऐसे लिवर की पिक्चर आपको बता रहे हैं जिसमें एक फैटी चेंज मतलब तमाम जितनी भी जो फैटी मटेरियल है वो ज़्यादा आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास फैटी चेंज इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, नेक्रोसिस। अच्छा, हमने अभी पीछे जो डिस्कस किया जो आपके पास था फैटी चेन, वो रिलेटेड था आपके पास किससे, रिवर्सिबल चेन से रिलेटेड था, और नेक्रोसिस की हमने बात की है अपने प्रीवियस लेक्चर के ही अंदर। हमारे पास एक कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, और वो हमने कहा था कि वो हमारे पास है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, कि जब आपके पास इस तरह की सेल इंजरी हो कि जहाँ पर आपका सेल जो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आ सकता, तो वो फिर आगे जाएगा आपके पास सेलुलर डेथ की तरफ, सेल की डेथ की तरफ, और वो होता है नेक्रोसिस। डेफिनेशन क्या है इसकी, इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एक तरह की आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर जो बनावट एक बनी होती है सेल की उसको चेंज करता है, दैट फॉलो सेल डेथ, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, जितने भी जो लिविंग टिश्यूज़ हैं, जो मतलब जानदार जो आपके पास टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर आपके पास क्या हो जाती है, डेथ कास हो जाती है, और ऑर्गन ये जो भी अज़ा हैं आपके वो भी बिल्कुल उनके अंदर डेथ का जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन द लेथली इंजर्ड सेल, आपके पास कहते हैं कि ये एक तरह का क्या है, हम कहते हैं कि आपके पास जो इंजर्ड सेल, जो सेल पहले से इंजर्ड है और उसके अंदर वो जो इंजरी है वो मैलिक है, मतलब कि वो उसके अंदर ही रह गई है, और वो उसको आगे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, उस कंडीशन को आगे जो है वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर एक तरह का प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है, तरक्की की तरफ वो उसको लेके जा रहे हैं, और जितने भी जो आपके पास एंजाइम्स है उसके अंदर, उनके अंदर एक तरह का डिजेनरेटिव एक्शन है, उनका डिजेनरेटिव एक्शन है, मतलब उनका इस तरीके से का काम है उन एंजाइम्स का कि वो आपके पास उस सेल के अंदर ये जो इंजरी मौजूद है, ये जो डैमेज मौजूद है, वो उसको मुसलसल अंदर उसके लेके जाएगा, वो यहाँ तक कि वो उसके अंदर ही रहेगा, और वो उसको लास्ट तक क्या कर देगा, उस सेल को आपके बिल्कुल उसके अंदर डेथ कास कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। मतलब कि हमारे पास देयर इज़ अ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, वापस आने का कोई भी चांस आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, सेल के अंदर ये चीज़ रह गई है और ये उसके अंदर ही आपके पास मौजूद है। लेथली का मतलब ही आपके पास ये होता है मैलक, जो चीज़ आपके पास मौलक रह जाती है। द वर्ड अपोप्टोसिस मीन्स फॉलिंग ऑफ, अब जो आपके पास अपोप्टोसिस का जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, मतलब कि हम जब कहते हैं ना कि आपके पास किसी चीज़ का गिर जाना। अपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड एंड टारगेटेड कॉज ऑफ सेलुलर डेथ। अच्छा, अपोप्टोसिस का यही आपके पास किस में आपके पास एक प्रोग्राम्ड जो है वो एक मतलब एक मुसलसल एक इवेंट्स के ज़रिए से, एक स्टेजेस के ज़रिए से, एक स्टेप्स के ज़रिए से आपके पास एक सेल के अंदर जो है वो डेथ होगी उसकी, और एक टारगेटेड एक मतलब एक मखसूस एक वजह होगी सेल के अंदर जो कि उसकी डेथ की जो है वो क्या बन सकती है, आगे जाके उसको जो है वो डेथ उसके अंदर कास कर सकती है। जबकि हमने ये कहा था कि नेक्रोसिस जो है वो आपके पास क्या है, एक आपके पास इमेच्योर डेथ है आपके पास, जो किसी भी लिविंग टिश्यूज़ के अंदर आपके पास हो रही है। नेक्रोसिस इज़ डिफर फ्रॉम एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस आपके पास अलग है एपोप्टोसिस से। नेक्रोसिस डज नॉट अकर इन द डेड ऑर्गेनिज्म, ये हमेशा याद रखें कि आपके पास जो नेक्रोसिस का प्रोसेस है ये किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा, मुर्दा जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये नहीं होता। इन डेड ऑर्गेनिजम्स ऑटोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, जितने भी जो आपके पास मुर्दा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके अंदर आपके पास दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, और एक आपके पास है ऑटोलाइसिस और एक आपके पास है हेट्रोलाइसिस। अब हम ये हमने कंपेयर किया थोड़ा सा कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही सेलुलर डेथ हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है आपके पास कि एक जो है वो अनप्रोग्राम्ड है, वो नेक्रोसिस है आपके पास, और दूसरा जो है वो आपके पास प्रोग्राम्ड है, एक प्रॉपर तरीके से वो जो हो रहा है वो अपोप्टोसिस है आपके पास। मतलब कि नेक्रोसिस में हम ये भी सिंपल आप एग्जांपल दे सकते हैं ना, हम कहते हैं कि किसी भी सेल के अंदर आपके पास जो है वो क्या हो रही है, एक सेलुलर मतलब कि फ्लूइड के आने की वजह से उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है सेल के अंदर, और उसके बाद उसकी डेथ काज हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ जो है वो उसकी वजह बन जाती है सेल के डेथ की। ठीक है, उसको जो है वो डेथ काज करने पर आमादा करती है कि उसके अंदर जो है वो डेथ जो है वो पॉसिबल हो जाए। और अपोप्टोसिस का ये है आपके पास कि मतलब उसमें मतलब नेक्रोसिस में हम ये भी कहते हैं ना कि आपके पास जो जितने भी जैसे कि मतलब हम कहते हैं कि अगर कुछ जो सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव होते जाएंगे। जबकि अपोप्टोसिस में हम ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम तरीके से ये काम होता रहेगा। अगर एक इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, अगर एक इन्फ्लेमेशन ने आपकी बॉडी को टारगेट कर दिया है, तो वो फिर उसको एक प्रोग्राम तरीके से क्या करेगा, उसको वो रिमूव करेगा, और आखिर में आपके सेल के अंदर जो है वो एक डेथ काज हो सकती है। आपके पास नेक्रोसिस की वजह क्या है, एनॉक्सिया, वही आपके पास कंडीशन है। इफ़ देयर इज़ इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ टू द सेल्स, अगर आपके पास कमी है ऑक्सीजन की वहाँ पर तो उसकी वजह से हो सकता है। स्टीमिया की कंडीशन की वजह से हो सकता है। स्टीमिया की कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास हम कहते हैं कि आपके पास यही जो आपके पास अगर ब्लड सप्लाई जो है टिश्यूज़ को वो कम हो रहा है, और इन्हीं ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से आपके पास टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी आपके पास शॉर्टेज आ जाती है ऑक्सीजन की कमी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मतलब जितनी भी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है जिसके लिए वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो फिर उसको नहीं मिलती ना, ताकि वो टिश्यूज़ को क्या कर सकें, वो अलेव कर सकें, ज़िंदा रख सकें, तो फिर ज़ाहिर बात है उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। और बेसिकली ये स्टीमिया की जो कंडीशन है ये तभी कहते हैं काज होती है, तभी ये पैदा हो सकती है कि इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम्स विद द ब्लड वेसल्स, अगर आपकी जो खून की जो क्या हैं, जो आपके पास जो वेसल्स हैं, जो आपके पास तमाम जो रास्ते हैं वो जिनके ज़रिए से हम कहते हैं ब्लड जो वो पास होता है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन दिस वेसल्स, अगर इन वेसल्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई आपके पास प्रॉब्लम है, कोई डैमेज है इनको, तो तभी ये कंडीशन आपके पास स्टीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। फिज़िकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है, केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है, कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है, या हाइपर सेंसिटिविटी भी इसकी वजह बन सकती है। कुछ आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है, या हम ये कहें कि जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम ना करे, एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से भी उसका ये हो सकता है आपके पास। तो ये तमाम वजूहात हैं हमारे पास नेक्रोसिस की। पैथोजेनेसिस, इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से ये आपके पास नेक्रोसिस जो है वो नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। कहते हैं जो नेक्रोटिक चेंजेस हैं टिश्यूज़ के अंदर आर कॉज्ड बाय, ये दो तरीक़ों से हो सकते हैं। एक क्या होगा, या तो इसमें होगा नंबर 1 डाइजेशन ऑफ सेल बाय द एंजाइम्स, आपके पास या तो इस सेल के अंदर डाइजेशन होगी, डाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके अंदर एक ख़ास एंजाइम मौजूद होंगे। सेकंड बात करेगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, या तो आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज है, उसने उसके जो नेचर है उसी को आपने चेंज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं जो डाइजेशन ऑफ सेल है एंजाइम्स की मदद से, उसमें क्या होता है, जो दो तरह के प्रोसेस हमने बात की थी, एक को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अगर कहते हैं आपके पास डाइजेशन ऑफ सेल होती है एंजाइम्स की मदद से, लेकिन ये एंजाइम क्या होगा, ये एंजाइम डिराइव्ड होंगे, पैदा होंगे बाय देयर ओन लाइसोसोम्स, मतलब जो एक सेल है, एक सेल के जो एंजाइम्स हैं ना वो अपने ही सेल की जो है वो क्या कहते हैं, अपने एंजाइम्स की मदद से क्या करेगा, डाइजेशन का प्रोसेस करेगा, मतलब उसे बाहर किसी दूसरे सेल की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हेटेरोलाइसिस का ये हो गया कि आपके पास इसमें कहते हैं जो डाइजेशन ऑफ सेल होती है एंजाइम्स की मदद से, और वो कौन ड्राइव करता है उनको, वो लाइसोसोम्स से आपके पास ड्राइव होते हैं ऑफ ल्यूकोसाइड्स, दूसरे सेल से ये ले रहा है, WBC से ये ले रहा है। ठीक है, अगर आपके पास वो मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक सेल के अंदर खुद ही वो अपनी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो खुद ही कर रहा है, उसको वो दूसरे सेल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही, दैट इज़ ऑटोलाइसिस। और अगर उसको किसी दूसरे सेल की मदद की ज़रूरत पड़ती है डाइजेशन में, तो दैट इज़ हेटेरोलाइसिस। सेकंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कहता है इट काज बाय इंट्रासेलुलर एसिडोसिस, कहते हैं तभी हो सकते हैं जब आपके पास सेल्स के अंदर आपके पास एसिड्स की मकदार मौजूद है, एंड ड्यू टू दिस रिजल्ट इज़ दैट
और इसकी वजह से आपके पास कहता है क्या होगा, नतीजा क्या आएगा इसका, इंजरी टू द सेल मेम्ब्रेन, आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंजरी हो सकती है। सिवियर इम्पेयरमेंट ऑफ फॉस्फोरिलेशन ऑफ द सेल, आपके पास कहते हैं जो आपके पास जितने भी जो फॉस्फोरिलेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं सेल्स के अंदर, उनके अंदर आपके पास क्या होगा, वो मतलब सही तरीके से वो नहीं होंगे, एक शदीद किस्म के उनके अंदर जो है वो मतलब जो सही तरीके से वो काम करते हैं जो प्रोसेसेस, उनका जो एक इम्पेयरमेंट है, मतलब वो प्रॉपर ठीक तरीके से वो काम नहीं करेगा वो प्रोसेस। फॉस्फोरिलेशन एक तरह का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम कहते हैं बड़ा एक इसका ख़ास क्रिटिकल रोल होता है किसके अंदर, इन द रेगुलेशन ऑफ मैनी सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर, सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम होते हैं उनको चलाना होता है, उनको चलाना इस फॉस्फोरिलेशन का काम होता है। जैसे कि हम कहते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, सेल साइकिल चलता है, आपके पास ग्रोथ होती है, एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होते हैं मुख्तलिफ आपके पास। तो ये फॉस्फोरिलेशन जो आपके पास एक बड़ा मोस्ट कॉमन मैकेनिज़्म है, एक तरीका है ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन फंक्शन, जितना भी जो आपके पास प्रोटीन का जो काम हो रहा है उसको चलाने का, एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स थ्रू आउट द सेल, और पूरे सेल को उसने सिग्नल जो है वो देना है कि आपके पास सेल ने कब काम करना है, उसकी जो ग्रोथ का काम हो रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वो कैसे करेगा, ये आपके पास बेसिकली इसका होता है। तो कहता है वो सही तरीके से फिर नहीं होगा। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की जो परमेबिलिटी है कि वो अपने अंदर किसी चीज़ों को जो है वो उनका क्या करे, एब्जॉर्ब करे, मतलब उनको जो है वो सही तरीके से वो रख सके, तो वो कहता है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इन द सेल, इनफ्लक्स का मतलब आपने उनको एक हद तक रखना है, तो कहता है वो मतलब एक हद तक ही रहेगा, सोडियम और कैल्शियम की बात कर रहे हैं। डिक्रीज इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल, जितने भी जो आपके पास सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेल्स के अंदर जो काम कर रही हैं, जो तमाम जो उसके जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कम हो जाएंगे, तो ये नुकसान है आपके पास। फिर कहते हैं कुछ चेंजेस भी आती हैं इस नेक्रोसिस के अंदर। अच्छा, ये चेंजेस सिर्फ हम तो यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियस की, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ इसके न्यूक्लियस तक नहीं रहती, ये चेंजेस इसके माइटोकॉन्ड्रिया में भी आती है, ये चेंजेस इसके आपके पास साइटोप्लाज्म के भी अंदर आती हैं, और कुछ चेंजेस आपके पास न्यूक्लियस के भी अंदर आती हैं। चूँकि हम यहाँ पर बस सिर्फ न्यूक्लियस के चेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें 3 आपके पास टाइप्स हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कैरियोलाइसिस की, a chain that presumably reflects loss of DNA because of enzymatic degradation by endonucleases। कहते हैं यहाँ पर आपके पास जो ये न्यूक्लियस है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्या हो जाता है, डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। आपके पास चूँकि क्या है DNA का जो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, आपके पास एंजाइम्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा फाइकोनोसिस करेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेसोफेलिया, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो न्यूक्लियस होता है ना यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाता है, मतलब उसके अंदर एक तरह का वो बिल्कुल कंडेंस होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और जो आपके पास जो क्रोमेटिन कंडेंसेस है इनटू सॉलिड श्रिंकिंग बेसोफेलिक मास, और जितने भी जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर वो बिल्कुल कंडेंस, मतलब एक जगह पर एक बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल, एक ठोस मादे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास बेसोफेलिया के सेल्स होते हैं, बेसोफेलिक सेल्स, उन बेसोफेलिक सेल्स को अगर आपने देखा हो तो एक उनके अंदर एक सॉलिड मास बन जाता है, मतलब एक सेल, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास बेसोफेलिक सेल्स का, कि उनके अंदर हमें एक सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में एक सेल के अंदर कोई चीज़ नज़र आती है। तो ये कहते हैं बिल्कुल इसके साथ भी यही काम होता है, इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो जो यहाँ पर कहते हैं वो भी क्या होता है, बिल्कुल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा थर्ड वन हम बात करते हैं कैरियोक्सिस, इसमें कहते हैं जो फाइकोनेटिक न्यूक्लियस है इट अंडरगोज टू फ्रेगमेंटेशन, आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ये न्यूक्लियस अपने आप को क्या करता है, किस तरफ ले जाता है, फ्रेगमेंट्स की तरफ, हिस्सों की तरफ, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपके पास इसमें हमने बात की मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर चेंजेस हैं उनकी हमने बात की हैं, तब्दीलियाँ आती हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद आते हैं टाइप्स की तरफ नेक्रोसिस की। कहते हैं जो टाइप है आपके पास नेक्रोसिस की, उसके अंदर आपके पास आती हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है,
फैट नेक्रोसिस है, केशियस नेक्रोसिस आपके पास, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस है। 5 टाइप्स है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर इन टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पास सिर्फ बस आपको इन टाइप्स के नाम याद रखने हैं। जो इम्पॉर्टेंट है हमारा और आपका टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। डेफिनेशन: गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडेड प्यूट्रिफैक्शन। कहते हैं गैंग्रीन आपके पास नेक्रोसिस का प्रोसेस है टिश्यूज़ का, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास इसके साथ साथ नेक्रोसिस के साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है जिसे हम कहते हैं प्यूट्रिफैक्शन। इसमें आपके पास होती है एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन। एंजाइम्स आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। It is the clinical condition in which extensive tissue necrosis is complicated to a variable degree by secondary bacterial infection। मतलब इसमें सिंपल सी बात ये है, आसान लफ्ज़ों में आप इसको ये याद रखें कि आपके पास जो नेक्रोसिस का जो प्रोसेस एक होता है सेल के अंदर, और आप उसको मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं, और वो ख़राब क्यों हो रहा है, उसके अंदर मज़ीद और कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा हो रही हैं, पेचीदगियाँ पैदा क्यों हो रही हैं, कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया ने भी अपना जो है वो क्या कर दिया है, अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। तो ज़ाहिर बात है, ये तो आपको पता है ना कि जब भी बैक्टीरिया भी किसी इन्फेक्शन के अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, वो मज़ीद उसको ख़राब कर देता है। सिंपल हम बात करते हैं कि गैंग्रीन इज़ इक्वल टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस है इसके अंदर, प्लस इन्फेक्शन है आपके पास इसके अंदर, प्लस आपके पास क्या है, प्यूट्रिफैक्शन है। इसके साथ साथ आपके पास प्यूट्रिफैक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है। मतलब जो हम कहते हैं कि आपका ज़ख़म जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि उसके अंदर से एक अजीब वो बिल्कुल वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैकिश आपको अपीयरेंस उसके ऊपर नज़र आती है। और इसके अलावा उसके अंदर से फॉल स्मेलिंग, मतलब कि आपके पास इसके अलावा स्मेल आना, एक इरिटेशन वाली स्मेल जो कि बंदे को नापसंद हो, उस तरह की जब स्मेल आना उस ज़ख़म से स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा आपके पास ख़राब हो जाता है। तो गैंग्रीन आपके पास ये कंडीशन है। इस इमेज में अगर आप लोग देख लें इस डायग्राम में, तो आपको इन्होंने बता दिया ये एक कहते हैं क्लीन वुंड है। मतलब अगर आपको स्टिचेस लगते हैं, जब आपके पास स्टिचेस लग जाते हैं तो स्टिचेस के बाद अगर ये ज़ख़म बिल्कुल अगर आपका ठीक है तो ये इस तरह होगा। अगर ये आपके पास गैंग्रीनस वुंड है तो फिर आपको ये इस तरह का नज़र आएगा, स्वेलिंग हो जाना, और वो बिल्कुल वो जो जगह है आपकी उसके अंदर इरिटेशंस पैदा होने जब स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैकिश से ये जो आपको स्पॉट्स नज़र आते हैं, ये जो आपके पास अक्सर जो ये बिल्कुल जो ख़राब हो जाते हैं, जो आपके ज़ख़म पस पड़ जाती है उनके अंदर, और वो बिल्कुल फॉल स्मेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गैंग्रीन है। अब ये काजेस किस वजह से होते हैं, कहता है आपके पास है आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू, कहते हैं हो सकता है अगर हमारे पास कहते हैं कि हम आर्टरीज के अंदर किसी भी किस्म की रुकावट आ रही है, किस वजह से आपके पास, ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोटिक आर्टरी। अगर आपके पास जो एक तरह की आर्थ्रोस्क्लेरोटिक आर्टरी है, आर्थ्रोस्क्लेरोटिक एक ऐसी हम कहते हैं कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी फैटी मटेरियल जो वो डिपॉजिट हो जाता है, रह जाता है आपके पास स्किन के अंदर, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर, और उसकी वजह से इन फैटी मटेरियल की वजह से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड जो है वो आसानी से फिर फ्लो नहीं कर पाता। तो थ्रोम्बोसिस भी हमारे पास यही कंडीशन है, जब हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस इज़ द कंडीशन व्हेन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जब आपके पास ब्लड का जो है वो क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम थ्रोम्बोसिस की कंडीशन कहते हैं। इसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, विद इन अ ब्लड वेसल्स के अंदर ये बनते हैं, इसे थ्रोम्बस कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो कहता है अगर इस आर्थ्रोस्क्लेरोटिक की कंडीशन है आर्टरीज के अंदर, किसी भी आर्टरी के अंदर, तो उसमें अगर ये थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड जम जाता है वहाँ पर, तो उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा एम्बोलिस की कंडीशन हो सकती है। एम्बोलिस भी आपके पास एक तरह का एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें हम कहते हैं कि वो क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, हरकत करता है, आइदर इन द वेन्स और आर्टरीज, या आपकी वेन्स के अंदर या आपकी आर्टरीज के अंदर। और मोस्ट जो एम्बोलाई होते हैं वो बनते हैं आपके पास क्लॉटेड ब्लड सेल्स की मदद से। एक ब्लड क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, और मूविंग ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं क्या, थ्रोम्बो एम्बोलिस। मतलब कहते हैं अगर एक ब्लड का क्लॉट बन रहा है ना, एक ब्लड जम रहा है एक जगह पर, तो उसे आप क्या कह सकते हो,
उसे आप कहते हैं थ्रोम्बस। और अगर यही ब्लड क्लॉट आपके पास मूव करता है तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलस। तो कहते हैं ये एम्बोलस भी यही कंडीशन है। इसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, इन्फेक्शन, अगर आपके पास गैस गैंग्रीन है या आपके पास अगर गैंग्रीन है कहाँ पर, सेक्रोटम की तरफ, उस कंडीशन वहाँ उन जगहों पर। ट्रॉमा, क्रश इंजरीज, ट्रॉमा एक तरह का सदमा जो लग जाता है, ये जो हादसाती एक्सीडेंट्स अक्सर हो जाते हैं उनके अंदर आपको क्रशिंग के ज़रिए से आपको जो है वो ज़ख़म लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी बात करें, फिज़िकल एजेंट्स, बर्न्स एंड केमिकल्स, हम जो फिज़िकली काम करते हैं केमिकल्स के साथ, मुख्तलिफ जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं अक्सर उनमें बर्निंग के जो हैं वो चांसेस होते हैं, जल जाता है इंसान। तो कहते हैं उनकी वजह से, ये इनकी वजूहात हैं। ये आपके पास काजेज़ थी किसकी, हमने बात की गैंग्रीन की। तो टाइप्स ऑफ गैंग्रीन आपके पास 3 तरह के टाइप्स हैं इसके अंदर, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। आपका टॉपिक यहीं तक है। थैंक यू।